यूरिन इनकंटिनेंस। इनवॉलंटरी का मतलब होता है कि बिना आपके कंट्रोल, आपको पता ही नहीं है और यूरिन लीक हो जाता है, इसे कहते हैं यूरिन इनकंटिनेंस। देयर वर मेनी फीमेल्स जिन्होंने अपने स्पाउस के साथ भी ये प्रॉब्लम कभी तक डिस्कस नहीं किया था। लोग गलती करते हैं, यूरिन पास करना है, वक्त नहीं है, ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर उनको क्लेanलीनेस मिले, तो वो होल्ड करके रखते हैं। इज इट ओके? इट इज नॉट ओके। इन लोगों ने ऐसा एक्सेप्ट कर लिया है कि ये प्रॉब्लम तो रहेगा, कॉमन प्रोसेस है। मेरी मदर को भी था तो मुझे भी है। पेल्विक फ्लोर मसल वीकनेस की वजह से यूरिन इनकंटिनेंस होती है। जैसे फीमेल में हम देखने जाए तो प्रेगनेंसी 1940 में डॉक्टर आर्नोल्ड कीगल ने इस एक्सरसाइज के बारे में एग्रेसिव अवेयरनेस क्रिएट करी। टुडे 84 इयर्स फ्रॉम 1940 आज हम हमारी सोसाइटी की बात करें इंडिया में तो मुझे लग रहा है 1% पॉपुलेशन भी ये एक्सरसाइज नहीं करती हो। सो इट इज द मिस्ड अपॉर्चुनिटी। हमारा जो बॉटम एरिया है बिटवीन द थाई, जिसको हम पेल्विक फ्लोर बोलते हैं, उसको स्क्वीज करना है एंड लिफ्ट करना है। आज यूरिन इनकंटिनेंस का प्रॉब्लम यानी कि यूरिन लीक हो जाना, खांसी खा रहे हैं या आप चल रहे हैं और बिना आपके कॉन्शियस एफर्ट ऐसे ही यूरिन लीक हो जाना, ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है। और ओवरऑल ऐसा माना जाता है अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलियन यानी 20 करोड़ लोग ओवरऑल दुनिया में यूरिन इनकंटिनेंस से सफ़र करते हैं। और आज ये मानो या ना मानो इंडिया में टैबू है, लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं, लोग शाय फील करते हैं और उनको लगता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, ज़िंदगी भर ऐसे ही चलेगा। इसकी वजह से लोगों के मेंटल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल सभी पैरामीटर्स में इवन सेक्सुअल भी हेल्थ अफेक्ट होती है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं ओवरऑल जो उनकी क्वालिटी की लाइफ जो है वो ख़राब होती है। और इसीलिए उसके ऊपर बात करने के लिए वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है डॉक्टर आलाप शाह, कि जो अहमदाबाद का सबसे बड़ा जो फिजियोथेरापी चेन है मिशन हेल्थ, उसके फाउंडर एंड डायरेक्टर है, कि जिन्होंने 13 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस पाए हुए हैं, जो PhD है स्पाइन रिहेबिलिटेशन में। बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल मैगजीन्स और आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह में वो ऑथर भी रह चुके हैं और उन्होंने 7 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अर्गोनॉमिक्स के बारे में एजुकेशन दिया हुआ है। वो 400 लोगों की स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरापिस्ट की टीम को भी लीड करते हैं और ढेर सारे अवार्ड्स उनको मिले हुए हैं बाय टाइम्स ऑफ इंडिया एंड वेरियस मीडिया हाउसेस। इतना ही नहीं, इन्होंने बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर, स्पोर्ट्समैन, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को भी सेवा अपनी दी है, इंक्लूडिंग जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं ऑनरेबल श्री अब्दुल कलाम सर। ये पूरा पॉडकास्ट डेडिकेटेड है सिर्फ यूरिन इनकंटिनेंस और पेल्विक फ्लोर मसल्स को लेकर। बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा, यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों ये प्रॉब्लम होता है। आपको रूट कॉजेज से लेकर सोल्यूशन से लेकर घर पे बैठे क्या करें या आप अगर ट्रीटमेंट भी लेना चाहते हैं क्या करें, सब कुछ ये ऐसा समझ लीजिए कि आप पूरा प्रॉब्लम स्टार्ट टू एंड समझ जाएंगे। एंड आई वॉन्ट कि आप एंड तक ज़रूर देखें। ये पॉडकास्ट को सिर्फ अकेले एंजॉय मत करना, आई एम श्योर इसमें से बहुत सारी वैल्यू आपको मिलेगी। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, इसके लिए इस पॉडकास्ट को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपने फिट भारत को अब तक यूट्यूब पे सब्सक्राइब ना किया हो, बेल बटन को क्लिक ना किया हो, कर दीजिएगा। आप इसे इवन एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी देख सकते हैं। एंजॉय कीजिए ये स्पेशल पॉडकास्ट। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई। थैंक यू सो मच डॉक्टर आलाप शाह, आपने समय निकाला सर। अब बहुत बिजी रहते हैं बट बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर देखकर। गुड मॉर्निंग शिवांगी, इट इज इंडीड अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू टॉक ऑन दिस सब्जेक्ट व्हिच वी आर गोइंग टू टॉक टुडे। थैंक यू सो मच। सो पहले ही प्रॉब्लम की बात करते हैं कि जो यूरिन इनकंटिनेंस आज इतना ज़्यादा कॉमनली सुनने को मिल रहा है, क्या ये प्रॉब्लम बढ़ चुका है या पहले भी था? क्या सिनारियो हो रहा है इंडिया में? यूरिन इनकंटिनेंस आज है, हमारे मदर्स के टाइम पे भी था, उनके मदर्स के टाइम पे भी था, बट आज उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन ज़्यादा शुरू हुआ है। पर कंपैरिजन करें तो अभी भी बहुत सारी महिलाएं इस प्रॉब्लम से सफ़र भी हो रही है बट साइलेंटली सफ़र हो रही है। तो ये प्रॉब्लम बढ़ा नहीं है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन शुरू हुआ है। ये गुड साइन है, बट अभी भी बहुत काम करना है इस फील्ड में।
एक लेमैन को अगर समझाना है कि यूरिन इनकंटिनेंस का मतलब क्या होता है, क्योंकि ज्यादा तो लोगों को पता भी नहीं होता कि उनको ये चैलेंज है, तो क्या है ये इश्यू? यूरिन इनकंटिनेंस मीन्स इनवॉलेंट्री लीकेज ऑफ यूरिन। बेसिकली हमारा जो यूरिनेशन का प्रोसेस है वो वॉलेंट्री प्रोसेस है। इट इज़ कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। हम जब भी चाहे उसको स्टॉप भी कर सकते हैं और स्टार्ट भी कर सकते हैं। बट द वर्ड इटसेल्फ डिस्क्राइब्स इनवॉलेंट्री लीकेज, यानी ब्रेन का कंट्रोल होने के बावजूद पेल्विक फ्लोर मसल की स्ट्रेंथ नहीं होने की वजह से महिलाएं या काफ़ी पुरुषें भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो उनके ध्यान बाहर ही यूरिन के कुछ ड्रॉप्स लीक हो जाते हैं दिन में कभी भी, और या तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूरिन लीक होता है, या तो कोई भी कंडीशन में उनको सडनली टॉयलेट के लिए रश करना पड़ता है। मतलब कि इनवॉलेंटरी का मतलब होता है कि बिना आपके कंट्रोल, आपको पता ही नहीं है और यूरिन लीक हो जाता है, इसे कहते हैं यूरिन इनकंटिनेंस। और आपने बताया कि मेल और फीमेल दोनों को होता है, दोनों तो को होता उसका है। कोई रेशियो है कि कितना ज्यादा? वर्ल्ड वाइड एक हम उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक करें तो 50 to 70% महिलाओं में ये प्रॉब्लम है, अच्छा, बट ये डिस्कस नहीं होता है। 50 to 60% जो एडल्ट फीमेल्स है। 50 to 70% फीमेल्स में रेशियो ओह। डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट हमने 2022 दिसंबर में एक रिसर्च किया था जिसमें 500 फैमिली के अंदर एक सर्वे फॉर्म दिया गया था, और उसमें स्पेसिफिक क्वेश्चनर के बेसिस पे हमने ना हमारी टीम ने एक एनालिसिस किया। तो उस एनालिसिस में पता चला 68% फीमेल वेर सफरिंग फ्रॉम दिस इश्यू एंड 32% मेल वेर सफरिंग फ्रॉम दिस इश्यू। And out of the females who were suffering with urine leakage, there were many females जिन्होंने अपने स्पाउस के साथ भी ये प्रॉब्लम कभी तक डिस्कस नहीं किया था। इतना स्टिग्मा अभी भी इस सब्जेक्ट को लेके है। मतलब उनको शर्म आती है कहीं बताने में। हाँ, मीन्स ये इस पार्ट का जो प्राइवेट नेचर है, या तो इस पार्ट के प्रॉब्लम को लेके एक जजमेंटल थॉट्स जो आते हैं उसको ध्यान में रखते हुए अभी भी हमारी सोसाइटी के कुछ पार्ट में टैबू है। तो ये डिस्कशन नहीं होता है, ना स्पाउसिस के साथ, ना पेरेंट्स के साथ, और ना तो फ्रेंड्स में। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है, अगर आपको नी पेन है या बैक पेन है तो वो आप फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करोगे, आप फिटनेस के बारे में डिस्कस करोगे तो वो एक दूसरे को मोटिवेट भी करेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। बट ये प्रॉब्लम डिस्कस ही नहीं होता है, तो अगर इसका सॉल्यूशन पता ही नहीं है तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे? वेरी ट्रू। और उनको शायद ये भी नहीं पता कि ये प्रॉब्लम है, उनको लग रहा है कि ठीक है अभी हो रहा है तो क्या बड़ा इश्यू है। हाँ, इज दैट अ प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम अगर है तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है और क्यों इसके ऊपर फोकस करना चाहिए? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इमीडिएटली सोशल लाइफ पे इम्पेक्ट करता है। आप देखोगे तो फीमेल की क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होगी, उसका एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन अफेक्ट होगा। जैसे एक 65 ईयर का कपल है, रिटायरमेंट के बाद घूमना चाहता है, हस्बैंड बहुत शौकीन है, वाइफ भी शौकीन है, बट बिकॉज ऑफ यूरिन कंट्रोल कहीं भी प्रॉब्लम होने की वजह से, कहीं भी एक्सीडेंट होने की वजह से उन्होंने सोशल पार्टिसिपेशन या आउटिंग ही बंद कर दिया है। तो आप सोचो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कितना इम्पेक्ट होगा। एक 45 ईयर फीमेल, हमारे एक मध्य प्रदेश के पेशेंट है, उसके बारे में डिटेल बाद में बात करूंगा, दिन में 10 से 12 डायपर बदलने पड़ते थे। तो इट इज़ अ प्रॉब्लम। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? एक्सेप्टेंस। इन लोगों ने ऐसा एक्सेप्ट कर लिया है कि ये प्रॉब्लम तो रहेगा, या तो ये तो कॉमन नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है, मेरी मदर को भी था तो मुझे भी है। तो एक्सेप्टेंस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि जब आप एक्सेप्टेंस के मोड पे आ जाते हो तो सॉल्यूशन की बात ही नहीं है, बदलाव के बारे में आप सोचोगे ही नहीं। सो ये रिवर्स हो सकता है अगर कोई सुन रहे हैं। फैंटास्टिक रिवर्स हो सकता है, फैंटास्टिक। ओके, कितने समय में रिवर्स हो सकता है? हम जरूर बात करेंगे कैसे रिवर्स करना, बट होप देना चाहते हैं जो लोग सुन रहे हैं उनको, कितने समय में हो सकता है? उसकी आइडियल प्रॉपर फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट ले जाए तो 3 वीक में हम उसका रिजल्ट दे सकते हैं, और उसमें भी उसके स्पेसिफिक कोई टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे सिर्फ 6 सेशन के अंदर। और उसके बाद भी उसकी जो एक्सरसाइज घर पे सजेस्ट करते हैं वो हार्डली 3 to 4 मिनट्स की एक्सरसाइज है। तो वो करने से फीमेल कैन डेवलप द स्ट्रेंथ ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स। ब्यूटीफुल। आप कुछ एक्सरसाइज भी कुछ समय में बताने वाले हैं कि घर पे क्या कर सके, बट यहाँ पर आपने जो रेशियो बताया 68% फीमेल्स और 32% मेल जो आपने स्टडी किया, उसमें इतने सारे लोगों को अगर है यूरिन इनकंटिनेंस, तो इसकी वजह क्या है? आपने पेल्विक फ्लोर मसल के बारे में बताया, तो वो वजह क्या वो है, वो वीक हो जाना? और पेल्विक फ्लोर एग्जैक्टली होता क्या है और कहाँ होता है? सो पेल्विक फ्लोर, एज द नेम सजेस्ट,
वो पेल्विस का फ्लोर है। हमारी जो एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी है उसके नीचे एक फ्लोर है। ये एक हैमोक शेप का स्ट्रक्चर है जो फ्रंट में प्यूबिक बोन से अटैच होता है और पीछे कॉकिक्स के साथ। और ये जो स्ट्रक्चर है उसके दो इम्पोर्टेंट फंक्शन है। एक तो स्टेबिलिटी देना। सो कॉमन मैन के लिए एब्डोमिनल मतलब आपका पेट जहाँ खत्म होता है उसके और नीचे पेल्विस हिप शुरू होता है। हाँ, उसके तो बीच एब्डोमन और पेल्विक बीच में नहीं, एब्डोमन और पेल्विस के नीचे, यानी हमारे पूरे ट्रंक के नीचे दो थाइस के बीच का पार्ट, दो थाइस के बीच का पार्ट, जहाँ पे एक पेल्विक फ्लोर बनता है मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू और फेशिया की मदद से। और उसका मुख्य काम है सपोर्ट देना। तो किसको? तो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट पेल्विक ऑर्गन्स इन फीमेल, फ्रंट में ब्लेडर, मिडल में यूट्रस एंड लास्ट में रेक्टम। तो इन तीनों को वो सपोर्ट देता है। उसके अलावा उन तीनों का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी वो कंट्रोल करता है। जैसे ब्लेडर का आउटलेट है यूरेथ्रा, तो यूरिन की प्रोसेस को कंट्रोल करना। रेक्टम का आउटलेट है एनस, तो स्टूल की मोशन को कंट्रोल करना। तो वो पूरे एरिया के सभी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को सपोर्ट भी करता है और उसकी जो यूरिनेशन, डिफिकेशन, ये सब प्रोसेस है उसको भी फाइन वे में कंट्रोल करता है। इतना इंपॉर्टेंट है पेल्विक फ्लोर। वाव वाव, मतलब हमें लगता है ठीक है वो क्या ज्यादा काम कर लेता होगा, बट पूरे दिन के दौरान इतनी बड़ी एक्टिविटी उसे दी गई है। और वो वीक क्यों हो जाता है? वो वीक होते हैं उसकी वजह से यूरिन इनकंटिनेंस होता है? पेल्विक फ्लोर मसल वीकनेस की वजह से यूरिन इनकंटिनेंस होते हैं। उसकी मुख्य वजह है, जैसे फीमेल में हम देखने जाए तो प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, वजाइनल बर्थ, डिफिकल्ट वजाइनल बर्थ जिसमें बेबी का हेड साइज बड़ा होता है, या फोर्सेप्स डिलीवरी या वैक्यूम डिलीवरी। तो इन सब चीज़ों में पूरी प्रोसेस में पेल्विक फ्लोर को काफ़ी ज़्यादा नेचुरल फिजियोलॉजिकल इंजरी होती है। उसके अलावा मेनोपोज बाद, हिस्ट्रेक्टोमी, यूट्रस रिमूवल की सर्जरी के बाद इस एरिया में काफ़ी वीकनेस डेवलप होती है। ऐसा क्यों? यूट्रस रिमूवल के बाद क्योंकि आप समझो कि ये कैविटी है जिसमें 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, उसमें बीच का स्ट्रक्चर रिमूव किया, तो ऑपरेशन इटसेल्फ इज वन प्रोसीजर एंड पूरा एक स्ट्रक्चर मिस हो रहा है। तो आप एक सिस्टम में, हैमॉक में जो ऊपर 3 सपोर्टेड सिस्टम है उसमें से एक निकाल लिया तो पूरा एक बाउंसिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। और सेकंड, डायबिटीज वाले पेशेंट में ज़्यादा होता है। ओबेसिटी इज वन ऑफ द रीजन, क्योंकि ट्रंक का वेट पेल्विस पे ज़्यादा आता है। डायबिटीज में क्यों? क्योंकि डायबिटीज का एक नेचर है, एज डायबिटीज में साल बढ़ते हैं या तो डायबिटीज अनकंट्रोल हो तो हमारे मसल का मास उसमें अफेक्ट होता है। आप वैसे भी नोट करोगे ना तो डायबिटीज पेशेंट्स के लेग्स आप देखोगे तो आपको थिन लेग प्रेजेंटेशन दिखेगा। तो ये स्केलेटल मसल है जो हमको विजिबल है, पेल्विक मसल हमको विजिबल नहीं है। तो ऑल डायबिटिक पेशेंट्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन देयर लाइफ मसल वीकनेस से वो उसकी एक साइकिल में एंटर होते ही है। तो एज अ पार्ट ऑफ दैट पेल्विक फ्लोर मसल वीकनेस भी होता है। इवन मेल में प्रोस्टेट सर्जरी के बाद ये इश्यू होता है। इवन पेशेंट जिसको लंबा कॉन्स्टिपेशन चला हो तो जो एक्सर्शन करना पड़ता है उसकी वजह से ये होता है। कॉन्स्टिपेशन, आई थिंक पेल्विक फ्लोर मसल वीक होने में हमेशा डॉक्टर ये पूछते हैं कि क्या आपको बचपन में क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन था? यस। तो अगर किसी को भी अभी वो छोटे हैं और अगर उनको कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन सिर्फ गट का प्रॉब्लम नहीं है, इवन वो आपके पेल्विक फ्लोर मसल को भी अफेक्ट करेगा। लॉन्ग टर्म में वो नुकसान होगा क्योंकि वो एक्सर्शन कर करके पेल्विक फ्लोर मसल को डैमेज कर रहा है। वाव वाव। सो अगर हम बात करें कि ये मसल्स वीक हो जाते हैं उसकी वजह से यूरिन इनकंटिनेंस होता है, सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा एज ग्रुप है या लोग हैं जिनमें आप ये प्रॉब्लम पाते हैं? एक हमारा टीनेजर, एक मिडिल एजेड और एक एल्डरली पॉपुलेशन हम गिने तो हम लोगों ने पेशेंट जो देखना चालू किया है आज 35-40 ईयर की फीमेल भी पोस्ट डिलीवरी आती है। बट मिडिल एज में ये डेफिनेटली काफ़ी लोगों में देखना मिलता है। बट सीवियरिटी ऑफ जो प्रॉब्लम है वो एल्डरली में ज़्यादा होती है। तो उसके भी टाइप है, हम डिस्कस करेंगे कि यूरिन इनकंटिनेंस के कौन से टाइप्स है। तो उसके हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन द एज, यंग एज में स्ट्रेस इनकंटिनेंस दिखता है, लेटर एज में अर्ज दिखता है और काफ़ी केसेस में फिर मिक्स भी दिखता है। अच्छा, आप बता दीजिए क्या डिफरेंट टाइप है और फिर वो कौन सा एज ग्रुप है जिसमें वो ज़्यादातर होने की संभावना है? यूरिन इनकंटिनेंस का एक टाइप है स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस। द वर्ड इटसेल्फ डिस्क्राइब्स के एब्डोमन रीजन में अगर कोई खांसी आ रही है, छींक रहा है, कोई बहुत ही ज़्यादा हंस रहा है या हैवी वेट एक्सर्शन कुछ उठाया, तो जैसे ही एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो वो एब्डोमिनल प्रेशर डाइवर्ट होता है पेल्विक रीजन पे। और अगर पेल्विक मसल्स की वो स्ट्रेंथ नहीं है होल्ड करने की तो उस टाइम में ब्लेडर में जो यूरिन
रिटेंशन हुआ है वो ब्लेडर में से लीक हो जाता है. सो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस. Another type is urge urinary incontinence, which is more severe variety as per us, because स्ट्रेस में तो आपको ऊपर से स्ट्रेस आया तो लीक हुआ. अर्ज में देर इज नो स्ट्रेस फ्रॉम एब्डोमन. अर्ज में ब्लेडर फुल होने लगता है. जैसे ब्लेडर फुल होता है ब्रेन को मैसेज जाता है. नॉर्मल केस में ब्रेन उसको अप्रोप्रिएट सिचुएशन फाइंड करके रिलीज करने का मैसेज देता है. पर इस कंडीशन में जैसे ही ब्लेडर फुल होती है इतनी अर्ज आती है कि पर्सन हैज टू लिटरली रश, अदरवाइज एक्सीडेंट हो जाएगा. तो ये ज़्यादा सीवियर वेराइटी है. एंड थर्ड इज मिक्स्ड, यानी दोनों तरीके से. इधर ऊपर से भी वो प्रेशर नहीं टॉलरेट कर पाते और सेकंड वॉल्यूम फील होता है तभी भी लीक हो जाता है. तो जैसे जब भी हमारे पास 40 ईयर 45 ईयर की फीमेल आती है तो उनकी ज़्यादा कंप्लेंट स्ट्रेस इनकंटिनेंस से होती है, क्योंकि यूरिन लीकेज के लिए ऊपर से फोर्स आता है. बट जैसे ही वो 65-70 होती है तो अर्ज भी हो जाती है. जैसे एक 70 ईयर की आंटी मुझे बता रही, मैं घर पहुंची और लॉक खोलने में टाइम लग रहा है तो वो 2 मिनट में एक्सीडेंट हो सकता है. सो अर्ज इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इनकंटिनेंस. तो यंग एज में स्ट्रेस, वही यंग एज में अगर ध्यान ना रखा गया तो अर्ज एंड लेटर मिक्स. सो 40 to 50-60 ईयर्स में थोड़ा स्ट्रेस से स्टार्ट होता है. 50-60 के बाद वो अर्ज में एंटर होने लगता है. इट इज वेरिएबल बट जनरली द क्लासिफिकेशन इज लाइक दिस. वाओ, ब्यूटीफुल. ये मैंने पहली बार सुना एंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक ये नॉलेज सब तक पहुंचे. आपने जो बताया 40 से जनरली शुरू होता है स्ट्रेस, और स्ट्रेस का एज इज नॉट द क्राइटेरिया. जैसे 32 की फीमेल ने 3 बच्चे को जन्म दिया है, किसी को एकाध एबॉर्शन हुआ है, ओवरवेट है, कभी भी लाइफ में एक्सरसाइज की दरकार नहीं हुई, तो उसको 34 में भी स्टार्ट होता है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. हमारे पास फिट भारत में ऐसी इवन 32 ईयर ओल्ड फीमेल जिनकी प्रेगनेंसी शायद 25-26 में हुई थी और 32 की एज है, तो उसमें भी ये हो सकता है ना. उसका मोर इम्पोर्टेंट रिलेशन है उसकी चाइल्ड बेरिंग एज के साथ. उसका प्रेगनेंसी के बाद ही ये प्रोसेस का इनिशिएशन होता है. हम टीनेज भी देखते हैं बट बहुत कम. ओके. और जिनका सी सेक्शन हुआ है उनको भी ये सेम उनको भी हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दरमियान जब यूट्रस ग्रो होता है तो वो पेल्विक को ही स्ट्रेच करता है. और पेल्विक जितना स्ट्रेच होता है वो उसकी ओरिजिनल फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी भले ये पूरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ही से, बट उसमें वो पेल्विक फ्लोर इंडेक्स जो है स्ट्रेंथ वो तो कम होने ही लगता है. करेक्ट, वेरी ट्रू. और सबसे इम्पोर्टेंट मिस्ड अपॉर्चुनिटी क्या है, उसको वापस लाने की इम्पोर्टेंस हमारे वहाँ नहीं है अब तक, जो हमको क्रिएट करना है. वेरी ट्रू. सो जितनी भी प्रेग्नेंट मदर्स है यहाँ पर, भले उनको कुछ समय हो चुका है और वो लेक्सिटी जो है, मतलब वो जो लूज हो चुका है, वजाइना हो सकता है या पेल्विक फ्लोर मसल्स हो सकता है, वापस उसे स्ट्रेंथन करने के लिए, लेट्स से किसी को यूरिन इनकंटिनेंस है या जो हमने डिस्कस किया उसमें से कोई भी चैलेंज है, घर में टॉप ऐसी चीज़ कौन सी है, 1 2 या 3 वो कर सके ताकि वो स्ट्रेंथन कर सके? मैं एक एक्सरसाइज टेक्निक आपको गाइड करूंगा जो हर व्यूअर्स देख सकते हैं और हर लोग कर सके. इनफैक्ट यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए आप में देख रहे हर एज ग्रुप के लोग, बच्चा या बुजुर्ग है, हर लोग ये एक्सरसाइज करनी चाहिए. इवन इफ प्रॉब्लम नहीं है तो भी कोई भी पर्सन मुझे ये सिर्फ चीज बताओ, हम बाइसेप्स के बारे में जानते हैं, हम फेशियल एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं, हम योगा के बारे में जानते हैं. इस सब्जेक्ट के ऊपर इतना डिस्कस ही नहीं हो रहा है. मैं आपको एक फिगर देता हूँ. 1936 में मार्गेरिटा करके कोई साइंटिस्ट है, उसने इस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस स्टार्ट किया, इस एक्सरसाइज के बारे में. 1940 में डॉक्टर आर्नोल्ड कीगल ने इस एक्सरसाइज के बारे में एग्रेसिव अवेयरनेस क्रिएट करी. तो जिससे आप समझो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज इज सिनोनिम टू कीगल एक्सरसाइज. बट टुडे 84 इयर्स फ्रॉम 1940, आज हम हमारी सोसाइटी की बात करें इंडिया में, तो मुझे लग रहा है 1% पॉपुलेशन भी ये एक्सरसाइज नहीं करती होगी. सो इट इज द मिस्ड अपॉर्चुनिटी. हमको एक सिंपल एक्सरसाइज है, पेल्विक फ्लोर हमारा बेस है, मल्टीपल पोजीशन में उसकी एक्सरसाइज परफॉर्म करी जा सकती है, सिटिंग में, ब्रीजिंग में, स्टैंडिंग में, फंक्शनल पोजीशंस में. बट बिगिनर है, उसके लिए क्वाइट एनवायरनमेंट में वो बैठे, यूरिनेशन से ब्लेडर को पूरा एम्प्टी कर दे तो उसको एक्सरसाइज करने में और कंफर्ट रहेगा. उसको डायफ्राम के साथ सिंक करना है, क्योंकि जब हम ब्रीद इन करते हैं तो डायफ्राम नीचे जाता है, तो उस टाइम पे पेल्विक फ्लोर का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा. तो ब्रीद इन करके धीरे से ब्रीद आउट करना है. ब्रीद आउट के टाइम पे डायफ्राम वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, एंड दैट इज द टाइम वी हैव टू स्टार्ट लर्निंग पेल्विक फ्लोर एक्टिवेशन. तो ये थोड़ी समझने के लिए डिफिकल्ट क्लू है, बट वंस मास्टर्ड इट इज वेरी इजी.
तो हमको क्या कमांड देना है कि हमारा जो बॉटम एरिया है बिटवीन द थाई, जिसको हम पेल्विक फ्लोर बोलते हैं, उसको स्क्वीज करना है एंड लिफ्ट करना है। ओके, जो बंद कहते हैं योग में बहुत सालों पहले इवन डॉक्टर मार्गेरिटा या डॉक्टर आर्नोल्ड के पहले इंडिया के योगा ने मुला बंधा या कुछ बोला था, तब से बोला है, पर आज हर लोग ये नहीं परफॉर्म करते। तो वो जो पेल्विक रीजन है उसको हमको स्क्वीज करना है और लिफ्ट करना है। ओके, सो स्क्वीज करना है और लिफ्ट करना है। ओके, और कॉमन एक्सप्लेनेशन दैट इज गिवन बाय अस फॉर द बिगिनर्स, जैसे आप यूरिन को मिडल ऑफ द स्ट्रीम में होल्ड कर रहे हो, या तो स्टूल को होल्ड कर रहे हो, या तो यूरिन करना है पर जाने की योग्य जगह नहीं है तो आपको पकड़ के रखना है। तो वो जो प्रोसेस है, आप लिटरली उस पोर्शन में मसल कॉन्ट्रैक्शन फील कर पाओगे। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, पर धीरे धीरे उसकी प्रॉपर सिस्टम डेवलप होते ही उसको मास्टर किया जा सकता है। और होल्ड टाइम बिगिनिंग में सिर्फ 3 सेकंड्स रखना है, और 3 सेकंड रिलैक्स, धीरे धीरे 5 सेकंड्स एंड अप टू 10 सेकंड्स हमको उसका होल्ड टाइम रखना है, एंड 10 to 20 सेकंड रिलैक्सेशन। ऐसे 10 काउंट दिन में सुबह में एक बार करे, आफ्टरनून में करे और इवनिंग में करे। थोड़े ही टाइम में हम इस प्रॉब्लम में इम्प्रूवमेंट देखना स्टार्ट कर देंगे। और इसमें क्विक टेक्निक भी है, ये जो मैंने बताया वो लॉन्ग होल्ड टेक्निक है। एक ऐसी, आप वो टेक्निक बताए उससे पहले सिर्फ ये क्लैरिफाई करने के लिए कि जब आप होल्ड कर रहे हो तब आपको पहले सांस लेनी है, तब आप कुछ नहीं कर रहे हो, फिर सांस निकालनी है। सांस निकालते टाइम डायाफ्राम जब नीचे आ गया, ऊपर चला गया, सांस लेते टाइम हमारा डायाफ्राम नीचे आएगा। सांस छूटेगी तब डायाफ्राम ऊपर आ जाएगा, एंड दैट इज द पॉइंट। सांस छोड़ने के टाइम पे छोड़ के पेल्विक फ्लोर को कॉन्ट्रैक्ट करना है। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब होल्ड करना है सांसों को। हाँ, तब सांस चालू रहेगी। हाँ, पर इनिशियली क्या होगा, जब लर्न कर रहा है ना, तो उसका फोकस पेल्विक फ्लोर पे होने की वजह से वो स्लाइड होल्ड करेगा, बट इट्स ओके। बट ग्रेजुअली जब हम मास्टर कर लेंगे तो होल्ड एंड स्लाइड ब्रीदिंग चालू रहना चाहिए, क्योंकि डीप ब्रीदिंग आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज पेल्विक भी ऊपर आ रहा है और डायफ्राम भी नीचे आ रहा है, तो वो सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन नहीं होगा। राइट। सो मे बी ऐसा कर सकते हैं कि ब्रीद इन करे, ब्रीद आउट करते करते होल्ड करे, फिर रिलैक्स करते हुए ब्रीद इन करे। इज दैट ओके? ब्रीद आउट करके आप होल्ड कर रहे हो, फिर जब आप, वो सिंक ही हो गया ना, जब आप पेल्विक फ्लोर को रिलैक्स कर रहे हो तब डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, डायाफ्राम रिलीज हो रहा है तब पेल्विक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एग्जैक्टली, ये दोनों एक सिंक में काम करेंगे। ठीक है, अब आप क्विक टेक्निक बता रहे थे। क्विक टेक्निक में जस्ट लिफ्ट एंड रिलीज, जस्ट लिफ्ट एंड रिलीज। आप कहीं भी बैठे हो, उसको कॉन्ट्रैक्ट करो और रिलैक्स करो। और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स में इसमें इजी इसलिए कि क्विक बाउट्स है, जो होल्डिंग नहीं है तो बहुत इजी है। तो ऐसे भी 5-10 काउंट करके, और उसको फंक्शनल पोजीशन में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे कुछ हाउस होल्ड वर्क चल रहा है या कुछ लिफ्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे वो क्विक कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसके लीकेज के चांस कम हो गए। तो एक तरफ से लॉन्ग टर्म में भी स्ट्रेंथनिंग हो रही है और एक तरफ से स्मॉल होल्ड्स की भी प्रैक्टिस हो रही है। तो हम इस कंडीशन से जल्दी से बाहर आ जाएंगे। वेरी ट्रू, दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। आई थिंक ये हर कम उम्र के इंसान भी करना शुरू कर दे तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आएगा। मैं ऐसा मानूंगा, टीनेज गर्ल्स को चालू कर देना चाहिए, बॉयज़ को चालू कर देना चाहिए। लेडी मैरिज के बाद जब प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो उसके पहले करना चाहिए। इवन प्रेगनेंसी के दरमियान थ्रू आउट 9 months ये कर सकते, इतना सेफ एक्सरसाइज है। और डिलीवरी के बाद एज सुन एज पॉसिबल दे शुड रिज्यूम दिस एक्सरसाइज। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, पेल्विक फ्लोर वीक है और डिलीवरी के 15 दिन या महीने बाद कोई वेट लिफ्टिंग चालू कर रहा है या तो हैवी एब्डोमिनल एक्सरसाइज चालू कर रहा है, तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर राइज होगा, पेल्विक फ्लोर इज वीक। On the contrary, starting other exercise before doing pelvic floor will harm to pelvic floor, because आप ऊपर से प्रेशर दे रहे हो, नीचे की सिस्टम अभी तक हील ही नहीं हुई है। सो वी वुड स्ट्रांगली रेकमेंड डिलीवरी के 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितना जल्दी फीमेल कंफर्टेबल हो जाए उसको सबसे पहले कोई भी फिजिकल, हमारा पोस्टपार्टम पोस्टनेटल फिजियोथेरेपी सेक्शन चलता है, उसमें सबसे पहला प्रायोरिटी होता है पेल्विक फ्लोर कंडीशनिंग, पेल्विक फ्लोर एक्टिवेशन। थोड़ा 5 दिन 7 दिन उसका एक्टिवेशन अच्छा चालू हो गया, फिर धीरे से आप बाकी सब एक्सरसाइज इंप्लीमेंट करो तो पेल्विक विल बी एबल टू सपोर्ट इट। दिस इज़ पावरफुल, बहुत बहुत पावरफुल चीज़ आपने बताई है सर। मुझे आप ये भी बताइए कि जब यूरिन पास हम करते हैं तो बहुत सारे लोगों ने, मैंने भी ये सुना हुआ है, जैसे आपने कुछ थोड़ा हिंट दिया कि यूरिन पास करते वक्त होल्ड रिलीज, होल्ड रिलीज, होल्ड रिलीज, क्या ये हेल्दी है? नहीं, ये हेल्दी नहीं है। मैंने आपको क्लू दिया था कि आपको समझने के लिए कि पेल्विक फ्लोर क्या काम करता है, तो आप चालू यूरिन स्ट्रीम में एक बार रोको छोड़ो तो आपको एक आइडिया आएगा, पर ये प्रैक्टिस हेल्दी नहीं है, करना ये बिल्कुल नहीं करना है। ये ऑन द कंट्रारी
रिटेंशन भी करेगा और ब्लेडर को भी थोड़ा अनइवन मैसेजेस मिलना चालू हो जाएगा, बिकॉज ब्लेडर इज ऑल्सो न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल मैकेनिज्म। तो ये समझने के लिए मैंने क्लू दिया है। प्लीज कोई भी व्यूअर्स उसको मिसअंडरस्टैंड ना करे और ऐसी प्रैक्टिस भी ना करे। सो क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे भी आके बताते हैं कि वो पेल्विक फ्लोर मसल टाइम नहीं रहता, तो बोले जब यूरिन पास करते हैं तब करते हैं, तो नहीं करना आज अगर चाहिए। हेल्थ के लिए टाइम नहीं निकाला तो कल सिकनेस के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ये टाइम तो निकालना है। फेशियल के लिए कैसे टाइम निकल जाता है 2 महीने 4 महीने में जिसको जाना है, 50 ईयर फीमेल जाती है। तो ये तो 2 मिनट का काम है और कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है, कितनी बॉडी की सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम वहाँ पे है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एक और लोग गलती करते हैं कि जब यूरिन पास करना है, वक्त नहीं है या तो ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर उनको क्लेanलीनेस मिले, तो वो होल्ड करके रखते हैं। इज इट ओके? इट इज नॉट ओके, इट शुड नॉट बी डन। उसका भी एक फिजियोलॉजिकल साइकिल है। उसको आज रिस्पेक्ट करो तो वो कल हमको रिस्पेक्ट करेगा। आज हम उस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करते तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स को लॉन्ग टर्म में हार्म ही करता है। योर टाइम आप फील करते हो, नेचुरल उसकी मैसेज आती है, ट्राई टू फाइंड नियरेस्ट प्लेस एंड डू इट। यू हैव टू मेंटेन दैट टाइम। ये नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम उसकी नहीं सुनते हैं तो वो फिर हमारी नहीं सुनेगा, फ्यूचर में नहीं सुनेगा, ये डेफिनेट है। सो ट्रू, सो ट्रू। आपने कोई यूरिन इनकंटीनेंस को लेकर कोई ऐसा मिथ सुना हो या बर्स्ट करना चाहते हो कि ये लोगों को कॉमन मान्यता होती है बट ये बिल्कुल गलत बात है? जैसे मैंने एक बताया, ऐसे कोई है और मिथ? बहुत सारे मिथ है। जैसे लोग ऐसा मानते हैं ये सिर्फ फीमेल की कंडीशन है। दूसरा मैंने बताया, हमने आगे डिस्कस किया कि एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है, होने ही वाला है। तीसरा, मम्मी को था, मुझे भी है, आई हैव टू लिव विथ इट। चौथा, इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन डिस्कस ही नहीं किया गया है। पांचवा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ ग्रुप में हम लोग कुछ वर्कशॉप करते हैं, उसमें फीमेल्स के जो क्वेश्चनर होते हैं हमारे पेल्विक हेल्थ फिजियोज, उनके साथ डिस्कस करते हैं। उसमें एक ऐसा आया डिस्कशन कि पानी पीना कम कर दो। वी कैन नॉट डू दैट, क्योंकि हमारा बॉडी भी हाईएस्ट परसेंटेज वाटर से बना है। तो वाटर इज द बेसिक नीड फॉर द सर्क्यूल फॉर एवरी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। तो पानी पीना कम करना वो उसका सॉल्यूशन है ही नहीं। पानी नॉर्मल मॉडरेट अमाउंट में जो पीना है वो पीना है। जो लोग बहुत एक्सेस पीता है, कुछ लोग 2-2 लीटर पानी पी जाते हैं सुबह में, वो तो उनको अगर यूरिन कंटिन्यूस की प्रॉब्लम है तो उनको वो कंट्रोल करना चाहिए। अदरवाइज नॉर्मल वाटर इनटेक कंटिन्यू करना है। हाँ, बिफोर गोइंग टू बेड टाइम एक उसकी मात्रा स्लाइट कंट्रोल कर सकते हो। तो रात को बेड वेट होने की कंडीशन, जब तक पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथन नहीं हो रहे तो हम उसको प्रिवेंट कर सके। ओके कोई ऐसी हैबिट्स है डेली लाइफ में कि जो अगर वो करते हैं तो उससे ये प्रॉब्लम बढ़ सकता है, जो नहीं करना चाहिए यूजुअली? हमने जैसे कुछ हैबिट्स है, जैसे अल्कोहल इंटेक फॉर एग्जांपल और कैफीन इंटेक, ये ब्लडर इरिटेंट है ये सब, तो वो हमको अवॉइड करना है। तो बेसिकली क्या क्या ध्यान रखना है, तो ओबेसिटी वाले को वेट लॉस करना है, कॉन्स्टिपेशन वाले को किसी भी हिसाब से कॉन्स्टिपेशन से बाहर आना है, पेल्विक फ्लोर को बहुत बिगिनिंग से स्टार्ट करके लास्ट मोमेंट तक, लाइफ के डेज तक उसको कंटिन्यू करना है। सो दिस आर फ्यू ऑफ द बेसिक थिंग जिससे हम इसको, जो उसके कॉजेज है उसी को हमको ध्यान रखना है। करेक्ट। So, जैसे प्रोस्टेट सर्जरी के बाद कभी ऐसा बोला जाता है कि कुछ महीना राह देख लो, आ जाएगा। पर कुछ महीना राह क्यों देखना, इमीडिएटली डे 1 से एक्सरसाइज तो स्टार्ट करो। उसमें तो क्या, इट्स अ वेरी, कोई आप एक अच्छे ऐसे प्लेटफॉर्म से सुन लो, परफॉर्म करो साइंटिफिकली, पेल्विक फ्लोर फिजियो से मिल लो, सीख लो 2-4 सेशन में, एंड इट इज डन। आपको पता है फ्रांस के अंदर हर लेडी जो बेबी डिलीवरी करती है उसको कंपलसरी फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड इंश्योरेंस साइड 6 सेशन ऑफ पेल्विक फिजियो सेशंस आर गिवन। ओह वाओ, दिस इज द लेवल ऑफ एंड दिस इज द लेवल ऑफ अवेयरनेस इन द होल सिस्टम। क्या बात है। आई थिंक ये हर कंट्री को करना चाहिए कंपलसरी, क्योंकि फीमेल्स जो सफ़र कर रही है साइलेंटली, वो ना तो किसी को बता सकती है, ना तो उसको लगता है कि प्रॉब्लम दूर हो सकता है। तो इसके अलावा आप कुछ बताना चाहेंगे कि उनको क्या और घर में करना चाहिए? हम ज़रूर बाकी ट्रीटमेंट्स और डॉक्टर को कब दिखाना वो देखेंगे, बट और कुछ है जो घर पे कर सकते हैं? उसमें डाइट, एक्सरसाइज सब कुछ आ जाएगा, लाइफस्टाइल सब कुछ। मैं आपको क्या करना चाहिए उससे इम्पोर्टेंट ये पहले बताना चाहूँगा कि ये क्यों करना चाहिए। बिकॉज इसको अगर अनट्रीटेड रहता है ना तो एरिया वेट होता है, फंगल इन्फेक्शन के चांस बढ़ते हैं। सबसे बड़ा उसका कॉम्प्लिकेशन है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। वो अगर रिवर्स ट्रैवल करेगा तो किडनी तक भी पहुंचता है। लंबा डाइपर पहनना, उसके रैशेस होते हैं। दिन में 4-6 बार कपड़े बदलना, सोशल स्टिग्मा, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल पार्टिसिपेशन, पर्सनल लाइफ ऑफ अ कपल, सो लॉट ऑफ थिंग गेट्स डिस्टर्ब।
और वो जब होता है तब तक आदमी उस स्टेज में और उस माइंडसेट में आ जाता है कि भाई ठीक है, वो ठीक है, मैं उसमें ही सब डिस्टर्बेंसेस चालू होते हैं। तो क्यों करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करने में तो आइडियल डाइट, आइडियल एक्सरसाइजेस, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, वेट बढ़ने नहीं देना है, दिस ऑल थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड। ओके, ब्यूटीफुल, ठीक है। अब कब उनको एक फिजियोथेरापिस्ट को दिखाना चाहिए और कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट्स है जो उनको सपोर्ट कर सकते हैं? 6 सेशंस आपने बताया, या इवन 1.5 महीना 2 महीने के अंदर ये प्रॉब्लम दूर हो सकता है? So there is a fantastic concept and technology existing in Europe very strongly and now coming up to many part of the world. इंडिया में हम लोगों ने वो इंट्रोड्यूस किया है. इट इज नोन एज इलेक्ट्रा कीगल. इलेक्ट्रा कीगल, यस. सो ये कीगल से अलग है. दैट्स व्हाट हम लोग कीगल में कर करके भी रोज के 10 20 30 कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और वो तो बेयर मिनिमम है, सबको करना है. पर जब लीकेज बहुत बढ़ जाती है तो वो 2 महीना 3 महीना 4 महीना कब रिकवरी होगा उसकी वेट करने के बदले आदमी कंटालता है ना. 2 महीने में अगर उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो वो सोचेगा अब छोड़ दूं. सो दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक प्रूवन USFDA अप्रूव टेक्नोलॉजी, जिसमें मैं और आप एक चेयर पे बैठे, ऐसा एक चेयर है, उसके अंदर हाई इंटेंसिटी फंक्शनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलेशन डिवाइस इंस्टॉल होती है. एंड फॉर्चुनेटली पहले के ज़माने में जो वजाइनल इलेक्ट्रोड से स्टिमुलेशन या सरफेस इलेक्ट्रोड से स्टिमुलेशन दिया जाता था वो भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीमेल को महसूस होता था, भले फीमेल डॉक्टर ही ट्रीट करते थे. पर ये तो एब्सोल्युटली पेशेंट इज फुल्ली क्लोथेड, रीडिंग मैगजीन और वॉचिंग टीवी, सिटिंग ऑन द चेयर, एंड जस्ट 28 मिनट्स वी कैन डिलीवर 12,000 मसल कॉन्ट्रैक्शंस. ओह वाओ, 20 मिनट्स में 28 मिनट्स में 12,000 मसल कॉन्ट्रैक्शन. ऐसे वीक में 2 सेशन ही लेने चाहिए, क्योंकि एक 12,000 मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद 72 आवर्स मसल्स को थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है. देन सेकंड सेशन. सो ट्वाइस अ वीक, ऐसे 3 वीक्स 6 सेशन लेने हैं. द एज ग्रुप जो हमने स्टार्टिंग वाला बताया 40 to 50 या 60, 6 सेशन में ही दे विल स्टार्ट फीलिंग फैंटास्टिक. इनफैक्ट आई हैव सीन पेशेंट्स जो पहले सेशन में बोलते हैं कि सर आई हैव स्टार्टेड फीलिंग वेरी गुड कंट्रोल फ्रॉम फर्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स. मतलब उनको करना कुछ नहीं है, इवन कपड़े भी वो रख सकते हैं और वैसे फुल्ली क्लोथेड, नोबडी नीड्स टू टच एनीवेयर. पेशेंट कम्स फ्रॉम द ऑफिस और इन हर ओन स्केड्यूल्स आर मेंटेन. मोबाइल साइड में रखा, मैगजीन ले लिया, टीवी लिया, एक प्रॉपर पोजीशन दे दी, डीप ब्रीदिंग करा, रिलैक्स, एंड देन मशीन स्टार्ट्स गिविंग 28 minute session, 12,000 contraction, and this is real revolutionary. This is powerful. After doing this, to take this session, now people are coming from different part of India or some part of the world to Ahmedabad Mission Health. क्या बात है. And literally difference दिखता है. एक MP की लेडी थी, she was tired of her life. 10-12 डायपर दिन में बदलने पड़ते थे. I mean कंटाल चुका होता है आदमी. 40 साल में अगर ये हुआ तो 50 में क्या होगा. सिर्फ 6 सेशन में आपको वीडियो शेयर करूंगा. शी इज ब्लेसिंग लाइक एनीथिंग. आई एम कंप्लीटली एबल टू कंट्रोल माय यूरिन. आपको बहुत सारी दुआएं भी मिलती है. अच्छा लगता है कि है ना, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम कर रहे हैं, और लोगों को जब थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और ऐसा कुछ अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उनको मिल जाए, बट एक सवाल लोगों के दिमाग में आएगा कि ये तो महंगा होगा. तो आप अगर एवरेज बता सके कि एक सिटिंग का एवरेज कितना खर्चा होता है? सब बता दूंगा. मैं उसके ऑप्शन भी दूसरे बताता हूँ ट्रीटमेंट का. एक ऑप्शन पहले के ज़माने में मेडिकेशन चलता था, आज भी चलता है, बट मेडिकेशन इसमें इतना इफेक्टिव नहीं है, और जिसको इफेक्टिव भी है उसकी साइड इफेक्ट है, जैसे कि ड्राई माउथ होना, ब्लरिंग ऑफ विजन, कॉन्स्टिपेशन, और कुछ लोगों में यूरिन रिटेंशन स्टार्ट हो जाता है उस दवा से. तो मेडिसिन और कब तक लेंगे वो भी इम्पोर्टेंट है. दूसरा ऑप्शन था सर्जरी, स्लिंग सर्जरी, सस्पेंशन सर्जरी. तो कुछ लोगों में वो सक्सेसफुल है, कुछ में नहीं है. बट जैसे रिट्रोप्यूबिक सस्पेंशन सर्जरी की एक नोटेड साइड इफेक्ट है, आज यूरिन लीकेज होता है. काफ़ी पेशेंट ने ऐसा नोट किया कि अभी यूरिनेशन में डिफिकल्टी आने लगी, तो आज लीक हो जाता था, कुछ दिनों बाद सर्जरी के यूरिन पास करने में डिफिकल्टी आ रही है. एंड लेस देन 5% पेशेंट्स हैव रिपोर्टेड रिटेंशन, परमानेंट रिटेंशन. तो उससे UTI और लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कैन हैपन. उसके कंपेयर में हम यहाँ पे आए तो इलेक्ट्रा कीगल 6 सेशंस या ज़्यादा क्लिनिक में ले रहे हो, बाकी का घर पे कर रहे हो. वेस्टर्न कंट्रीज़ में कुछ पार्ट ऑफ यूरोप में जाए या US में तो उसकी कॉस्ट €100 पर सेशन से लेके
€200 पर सेशन से लेके $200 पर सेशन तक होता है, अच्छा, जो यहाँ सिर्फ 3 to 4,000 रुपीज पर सेशन में ट्रीटमेंट हो जाता है। ओके। और आइडियली 6 सेशंस में उनको रिलीफ मिलना शुरू हो सकता है। बहुत फैंटास्टिक। ओके ओके, दिस इज ब्यूटीफुल। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको कुछ लाखों रुपए ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वो घर पे अगर ट्राई कर सकते हैं, रिलीफ मिल जाता है, ग्रेट। नहीं मिलता है, देयर इज एन ऑप्शन। बहुत सीवियर है तो वेट नहीं करना चाहिए, मॉडरेट लेवल का है तो जो एक्सरसाइज हमने डिस्कस करी वो करके पेशेंस के साथ, लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ अगर वो सस्टेन कर पाएंगे, दे नीड टू शो ऑफ, दे नीड टू डू इट कंसिस्टेंटली, तो रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये प्रूवन साइंस है। आप लंबा रूट ले रहे हो या शॉर्ट रूट ले रहे हो, अल्टीमेट तो आप डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे ही। सर, आपने बहुत सारी चीज़ें गाइड करी है एंड आई एम रियली एंजॉइंग दिस कॉन्वर्जेशन, क्योंकि मुझे लगता है ये अगर कोई भी इंसान सुन लेगा ना, अगर उसको ये प्रॉब्लम नहीं है तो ये सबसे बड़ा ब्लेसिंग है उनके लिए कि नहीं होगा ये सुनने के बाद, और अगर है तो एक होप और फेथ मिल रहा है कि ये रिवर्स हो सकता है। चाइल्ड बर्थ जितने लोगों का भी एक कंसर्न है कि क्या प्रेगनेंसी के बाद या डिलीवरी के बाद क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से यूटीआई और यूरिन इनकंटिनेंस वगैरह वगैरह इश्यू बढ़ सकता है? सबसे पहला जो पूरी प्रेगनेंसी की प्रोसेस है ना, उसमें एक हार्मोन रिलैक्सिन रिलीज होता है, बॉडी का फिजियोलॉजी है, जो पूरे पेल्विस बोन को, बिकॉज यूट्रस इज ग्रोइंग, तो पेल्विस बोन उसको एक्सपांड करके अकोमोडेट करता है। तो यूट्रस की ग्रोइंग डिमांड को, बच्चे की ग्रोइंग डिमांड को अकोमोडेट करने के लिए पेल्विक बोन स्ट्रेच होते हैं, वो उसका नॉर्मल साइंस है। तो उसके साथ साथ पेल्विक फ्लोर मसल भी ओवर स्ट्रेच होते हैं। एंड ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, नेचर ने हमको इसके लिए बनाया ही है। पर बच्चे का वेट ग्रो होता है 0.5 kg 1 kg 2 kg यूट्रस के साथ, तो वो वेट भी पेल्विक फ्लोर के ऊपर ही आता है। एंड उस टाइम पे भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करना चाहिए कि प्रेगनेंसी के दरमियान भी लेडी को यूरिनेशन के लिए कभी ज़्यादा जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फ्रंट में हमारे ब्लेडर है और बैक में उसके पीछे यूट्रस है। तो यूट्रस जब बड़ा होगा तो उसके ऊपर प्रेशर डालेगा, तो उसको थोड़ा यूरिनेशन का फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा। बट इस पूरे पीरियड में अगर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज परफॉर्म करी जाए तो हम पेल्विक फ्लोर मसल एक तरफ स्ट्रेच हो रहा है तो हम उसकी थोड़ी कॉन्ट्रेक्टाइल कैपेसिटी या उसकी स्ट्रेंथ या उसका टोन मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। बेसिकली एक प्रिंसिपल है कि कोई भी मसल की इलास्टिसिटी एंड कॉन्ट्रेक्टाइल कैपेसिटी एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। तो जब वो ओवर स्ट्रेच हो जाए, सी स्लाइट स्ट्रेच एज यू नो इन ऑल एक्सरसाइज, थोड़ा स्ट्रेच करके आप उसको करो तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे, बट ओवर स्ट्रेच करके वापस कॉन्ट्रेक्टाइल स्टेट लाने में डिफिकल्टी आती है। तो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि ये स्ट्रेचिंग स्ट्रक्चर को रेगुलरली एक्सरसाइज करके उसका टोन मेंटेन किया जाए। एंड ड्यूरिंग डिलीवरी एंड स्पेसिफिकली वजाइनल डिलीवरी, दैट इज़ अ नॉर्मल डिलीवरी, उसमें तो लिटरली बच्चा पुश करके बाहर आ रहा है, तो वो इट्स अ रियल फाइट इन द होल प्रोसेस एंड विथ पेल्विक फ्लोर मसल्स। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में भी आप देखें उस टाइम पे मसल्स को, तो पेल्विक फ्लोर मसल्स आर रियल डैमेज। बट बॉडी की नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी है तो वापस हील होते, बट वो कभी भी नॉर्मल स्ट्रेंथ नहीं ले आ सकते। अगर वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सरसाइज करे या तो प्री प्रेगनेंसी उसको स्ट्रॉन्ग बनाए या आफ्टर डिलीवरी इमीडिएटली पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज बिगिन कर ले, तो देन दे आर एबल टू ब्रिंग दिस टू दी बेटर स्टेट। आई थिंक जितने भी मदर सुन रहे हैं ना, उनको सलाम करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। आई थिंक आपने जो 100% जो सहन किया है, आई कम्प्लीटली, 100%। और इसीलिए कहते हैं कि वो भगवान के बराबर है, क्योंकि उन्होंने लिटरली इतना सारा सफ़र किया हुआ होता है, ना सिर्फ ड्यूरिंग द लेबर जब चल रहा है, बट उसके इवन उसके बाद भी। अब इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आई नो कुछ लोग जो अभी टू बी मदर्स है, प्रेग्नेंट है या फ्यूचर में बनने वाले, उसमें उनको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। 2 मिनट दिन में इन्वेस्ट करनी है अपने लिए, सिखा भी हम देंगे ऐसे प्लेटफॉर्म के द्वारा, तो उनको सेल्फ लर्निंग हो जाएगी। तो बहुत अच्छे पेल्विक फ्लोर फिजियोज प्रैक्टिशनर होते हैं, उनके साथ जाके 1-on-1 सेशन ले ले, they learn it and they practice it. Once they learn it, for rest of their life they can do it. Absolutely. टेक्निक बराबर होनी चाहिए। हम कुछ ग्लूटियाई को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या एडक्टर मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो सब नहीं मतलब है। जेन्युइन प्ले, क्योंकि हम एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हमने कर लिया, बट वो हुआ ही नहीं है। राइट, मतलब राइट टेक्निक इज इम्पोर्टेंट। आपने जो अभी बताया, 2 एक्सरसाइज, एक क्विक और एक अगर होल्ड कर सकते हैं, एक लॉन्ग होल्ड एंड एक क्विक कॉन्ट्रैक्शंस, वो अगर कर सकते हैं इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी,
करना ही है। तो वो आपके प्रॉब्लम को फ्यूचर में अवॉइड कर सकता है। लवली। जितने लोगों को भी, स्पेशली फीमेल्स को ये इश्यू है, इवन आई थिंक मेल्स को भी, उनकी सेक्सुअल मेंटल हेल्थ में क्या असर पड़ता है जो आपने अपने एक्सपीरियंस में देखा है? सो आज का टॉपिक हम थोड़ा यूरिन इनकंटिनेंस के बारे में बात कर रहे थे, बट दिस एंटायर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन फीमेल एंड मेल सेक्सुअल हेल्थ ऑल्सो। तो ये बिकॉज ये एक्सरसाइज करने से हर वो मसल स्ट्रांग हो गए जो पूरी एक्टिविटी में रिस्पॉन्सिबल है। तो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि मेल एंड फीमेल एट ऑल एजेस परफॉर्म दिस एक्सरसाइज। जैसे बाइसेप्स करके हम शोल्डर को डेल्टोइड करके शोल्डर को और बाइसेप्स करके आर्म को स्ट्रांग रखते हैं, ऐसे इसी एक्सरसाइज करके हम लाइफ टाइम तक पेल्विक मसल स्ट्रेंथ की हेल्प लेके एक अच्छी मेंटल सेक्सुअल हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। एंड देयर इज 100% प्रूवन documents on that, and in fact Shivangi, sometimes next time when the time permits, this is a very separate topic of discussion which we can go in depth. 100% आई थिंक ये बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और आज लोगों को सेक्सुअल हेल्थ की अगर बात करते हैं, एक तो शर्म आती है तो बोलते नहीं है, प्रॉब्लम है तो बोलते नहीं है, किसी को बताते नहीं है, या अगर मेल है तो मर्दानगी कम हो जाती है, फीमेल है तो वो डर जाते हैं कि मेरे में कोई कमी है। So ये सोशल टेबू है थोड़ा। हाँ। एंड अगर आप कोई अच्छी नी की ट्रीटमेंट ले रहे हो तो फ्रेंड को रेफरेंस दे दोगे कि यार नी की ट्रीटमेंट है, और अगर कोई सेक्सुअल हेल्थ की ट्रीटमेंट ले रहा है तो वो बात नहीं करेगा, क्योंकि अपनी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली ये टेबू है और उसको जज किया जाता है, तो वो फिर स्प्रेड करने के अवेयरनेस प्लेटफॉर्म्स ही नहीं रहे। बिल्कुल। हमने बहुत डिटेल में तो बात कर ली है, बट कुछ कुछ सवाल मैं रैपिड फायर क्वेश्चंस के रूप में लेकर आई हूँ, जो आप अगर एक सेंटेंस या एक लाइन में या शॉर्ट में अगर बता सके, आई थिंक बहुत सारा हम रिवाइज भी कर लेंगे और कुछ कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो सर, आर यू रेडी? यस। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स? कम पानी पीने से यूरिन इनकंटिनेंस में फायदा मिलता है? नो, फॉल्स। फॉल्स, ओके। सबसे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट अगर आपने कहीं सुना हो, देखा हो, पढ़ा हो, समझा हो यूरिन इनकंटिनेंस को लेकर? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इन दी फीमेल कि मुझे ये है, रहेगा, चलेगा। इन काफ़ी सारे केसेस में जब कपल्स बैठे होते हैं तो आई रियली फील कि ये बहुत मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। आई हैव हर्ड हस्बैंड एंड वाइफ डिस्कसिंग, और हस्बैंड बोलता है ठीक है ना, इतना तो कहाँ है ज़्यादा। एग्जाम्पल, एक लेडी हमारे क्लिनिक में आ रही है, और ऐसे रोज होता है, जिसको बैक पेन भी है और यूरिन लीकेज भी है, तो एज अ फैमिली कपल दे विल गिव प्रायोरिटी टू बैक पेन। एंड आई हैव कॉन्स्टेंटली, एंड इनफैक्ट ऑल ऑफ आवर क्लिनिशियंस हैव कॉन्स्टेंटली सीन दिस, बहुत लाइट तरीके से बोल जाता है ये तो इतना कहाँ ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने की राह क्यों देख रहे हैं। टीनेजर्स, मिडिल एज एडल्ट्स और एल्डरली, तीनों में से आप अगर परसेंटेज देना चाहे, कितने % लोग आपके वहाँ आते हैं यूआई को लेकर? सो इन ऑर्डर, हाईएस्ट एल्डरली, ओके, उससे कम मिडिल एजेड, एंड लीस्ट टीनेज। ओके, सो 70-30 जैसा रेशियो होगा कि एग्जैक्ट नहीं परसेंटेज, पर हाईएस्ट एल्डरली, ओके, उसके बाद मिडिल एजेड एंड लोएस्ट। ओके, ठीक है। एक अगर टॉप लाइफस्टाइल चेंज बताना हो जो हेल्प कर सकता है यूआई में? पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज को रूटीन का पार्ट बना दे। Like every morning we do brush our teeth and go to temple or go to office. This has to be the religious 10 counts in the morning, 10 counts in the evening protocol. Okay. एक चीज जो यूआई को लेकर कभी भी नहीं करनी चाहिए? Tolerate in silence. Okay. Discuss करे, meet the professional, you will 100% find the solution. Okay. But you have to act. Sitting in silence will never give the solution. जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो रिवर्स होगा ही नहीं, जिंदगी भर इसके साथ रहना पड़ेगा, उनके लिए एक लाइन आप क्या कहेंगे? जल्दी एक्ट करो, जितना हो सके जल्दी, क्योंकि मुझे एज अ क्लिनिशियन इतना पता है कि 40 पे मैं जो रिवर्स कर लूँगा वो 70 में ज़्यादा टाइम लगेगा, और 70 में जो रिवर्स करेंगे वो 90 में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो हमारा एक बहुत अच्छा वर्ड है जो मिशन में वुमेन्स हेल्थ डिपार्टमेंट में रिपीटेडली यूज़ करते हैं, फिट एट 40, स्ट्रॉन्ग एट 60 एंड इंडिपेंडेंट एट 80। वाह, तालियां होनी चाहिए इस पे। मेरी टीम ने भी बजाई। ब्यूटीफुल, ठीक है। कोई आखिरी चीज आप बताना चाहेंगे जो लोग सुन रहे हैं?
यूआई को लेकर या पेल्विक फ्लोर मसल्स को लेकर? बस इसको रूटीन बना ले शिवांगी, ये पार्ट, और एक्सेप्टेंस मत करे, डिस्कस करे, सॉल्व करे। बहुत ज्यादा लोग ये और सामने से कभी ये लोग दे डोंट सीक प्रोफेशनल हेल्प। कोई एक्सेप्ट ही कर लिया है सोसाइटी में। आई कैन चैलेंज, आप आपकी सोसाइटी के 30 हाउसेस की फ्रेंड्स को क्वेश्चनर भराओगे तो उसमें से 10 जगह पे या 20 जगह पे ये फॉर्म आएगा, और उसमें से सेकंड क्वेश्चन पूछोगे किसने डिस्कस किया है तो 0 आएगा। सो वी हैव टू स्टार्ट एक्टिंग ऑन दिस सब्जेक्ट। दिस इज द नीड ऑफ द डे। अगर कोई एक फूड बताना हो कि जो उनको पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए, ओवरऑल यूआई के इश्यू को ओवरकम करने के लिए अगर ऐड करने की जरूरत है तो वो क्या होगी? सो ये भी एक स्केलेटल मसल है, तो उसके स्ट्रेंथनिंग के लाइक ऑल मसल्स व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द प्रोटीन। तो उनको नेचुरल सोर्सेज से या लगे तो एक्सटर्नल सपोर्ट से प्रोटीन इंटेक लेना चाहिए। ओके, दैट इज गोइंग टू हेल्प। ऑलराइट, ब्यूटीफुल। सो आप सप्लीमेंट सजेस्ट कर सकते हैं उन लोगों को कि जो खाने में से पूरा नहीं कर सकते हैं? अगर वो उसका डेली फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट नहीं हो सकता है तो एब्सोल्युटली यस। डॉक्टर आलाप, आप जैसे लोग जब होते हैं तो लोग ओपन अप भी होते हैं, टैबू दूर होते हैं और लोगों के प्रॉब्लम्स भी दूर होते हैं। आपको जो लोगों की दुआएं मिल रही हैं और जो आप काम कर रहे हैं, आई एम सो हैप्पी कि आपने इतना डिटेल में वक्त निकाल कर लोगों के साथ इतनी सारी बातें शेयर करी। मौका मिला हम ज़रूर वापस से जो आपने बताया सेक्सुअल हेल्थ को लेकर उसके ऊपर भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने स्पेशली वक्त निकाला। कैसा लगा आपको? थैंक यू सो मच शिवांगी, बहुत अच्छा लगा। और इस फॉर्मेट में बहुत ही साइंटिफिक मैनर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए जो सुनने वालों में से अगर कुछ परसेंटेज लोगों को भी टच कर जाए तो हमारा जो मोटिव है लोगों की लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने का, वो काफी हद तक सक्सेसफुल होगा। ब्यूटीफुल। आई एम श्योर इस पॉडकास्ट को सुनकर एक टैबू अगर कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में था वो दूर हुआ है और बहुत सारा अवेयरनेस और एजुकेशन मिला है कि क्या करें ताकि अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो प्रिवेंट कर सकते हैं, या अगर प्रॉब्लम है तो उसे हम ओवरकम कर सकते हैं। ज़रूर इस पॉडकास्ट को लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट में बताइएगा आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और सबसे बेस्ट चीज़ क्या आपको लगी और क्या जानना चाहेंगे। और इस पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स, रिश्तेदार, आसपास के लोगों के साथ। फिट भारत चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब ना किया हो, बेल बटन को क्लिक ना किया हो, नाउ इज़ द टाइम टू डू दैट। एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी आप इसे ज़रूर देख सकते हैं। याद रखिए नेक्स्ट पॉडकास्ट में जब हम मिलेंगे तब तक अगर हेल्थ है तो सब है।